नमस्कार। लेआउट में आपका स्वागत है। पूरे देश के अंदर वक्त को लेकर के अलग अलग धारणाएं बनी हुई है। कहीं पर हिंसा, आगजनी, गुंडागर्दी चल रही है। देश की संसद द्वारा पारित कानून को न मानने के लिए चल रही है। आज उसकी वाकई सच्चाई को हम देखेंगे और यह भी देखेंगे कि वक्त अधिनियम जो बना है उससे नुकसान है या नहीं। केवल इस बात को देखेंगे। बाकी मेरा काम है वास्तविक सच्चाई आपको बताना, आपको तय करना है कि ये स्थिति क्या है। सबसे पहले आप पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है वक्फ क्या है। केवल इसको मैं एक स्टोरी के रूप में नॉर्मली बताता हूँ। वक्फ तो होता है एक ऐसी संपत्ति जो मुसलमानों के लिए रिजर्व है, जिसका मालिक अल्लाह है। ऐसी संपत्ति जिसका मालिक क्या है? अल्लाह है। किसी भी व्यक्ति द्वारा चल या अचल संपत्ति, चल माने जो कि रुपया धन हो सकता है, और अचल माने वह संपत्ति जो घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, जमीन हो सकती है। ऐसी संपत्ति जिसे हम अचल कहते हैं, वह दोनों संपत्ति दान में दी जा सकती है। और इसका उपयोग मुसलमानों के धार्मिक उत्थान, सामाजिक उत्थान के लिए किया जाना आवश्यक है। यह होता है वक्फ। अरबी भाषा में निकला शब्द ये छोड़ो, ये है। इस्लाम में वक्त का अर्थ है संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो। किसके लिए हो? जन कल्याण के लिए हो। चल और अचल दोनों संपत्ति है जन कल्याण के लिए, जनता का कल्याण हो सके। भारत के अंदर का बाजार क्या है, इसकी स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसका दानदाता चल या अचल संपत्ति हो सकता है। शर्त यही है कि इसका जन कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अंदर जो संपत्ति होती है, वक्फ की जो संपत्ति होती है, उसे कभी बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि वक्फ की अल्लाह की संपत्ति होती है, उसका मालिक अल्लाह होते हैं। की संपत्ति को कभी बेचा नहीं जा सकता, ऐसा मुसलमानों की धारणा है। इसके विपरीत भारत की वक्त संपत्ति को कई जगह बेचा जाता है, और वक्त संपत्ति पर कई बार दारू की फैक्ट्रीज, दारू के ठेके भी हमने लगे हुए देखे हुए पाए हैं। जबकि इस्लाम के अंदर शराब तो हराम है कई जगह। और वक्त संपत्ति यहाँ पर कहा कि जन कल्याण के लिए, जबकि हम देखते हैं कि जन कल्याण के लिए इस प्रकार की चीजें नहीं की जा सकती। भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है ये। तीसरा सबसे बड़ा भूमि का स्वामित्व रखने वाला वक्फ बोर्ड रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। कैसे जनरेट नहीं कर पा रहा है? बहुत छोटी चीज। चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में भारत में वक्फ को खत्म करने का मामला तब उठा जब ब्रिटिश राज के दिनों में वक्फ संपत्ति को लेकर के एक विवाद लंदन की प्रिवी काउंसिल के अंदर पहुंचा, और इस मामले की सुनवाई का 4 ब्रिटिश जजों ने क्या स्टेटमेंट दिया वो देखिए। सबसे खराब और सबसे घातक किस्म की शाश्वतता बताया और वक्त को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो ब्रिटिश राज के समय प्रिवी काउंसिल के अंदर, फिर भी भारत की वर्तमान स्वतंत्रता में हमने इसे बनाए रखा। आगे हम देखेंगे कई ऐसे 1913 के अंदर कानून बनता है। 1954 के बाद आ जाता है, संशोधन होता है। फिर 1959, 1964 और 1984 आसके। तो ये देख लीजिए भाई साहब, ये अंग्रेजों से निवेदन कर रहे हैं कि यार कम से कम हमारा वक्त बनाए रखो, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है वो यही था कि आपने लोगों की संपत्ति को हड़पने का काम किया। जबकि इस्लाम तो इस बात को कहता है कि किसी की संपत्ति को हड़प के नहीं लेना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से इस्लाम के उत्थान के लिए किसी चल या अचल संपत्ति को दान करता है, तो वह संपत्ति पवित्र मानी जाती है और उसका मालिक अल्लाह होते हैं। और अल्लाह की संपत्ति का उपयोग अल्लाह के मानने वाले लोगों को उनके जन कल्याण के लिए कार्य, उनके कल्याण के लिए काम किया जाता है, उसके सामाजिक उत्थान के लिए काम किया जाता है। अब बात करते हैं 1913 के मुसलमान वक्फ अधिनियम में भारत के वक्फ संस्थान को बचा लिया। तब से वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई भी प्रयास नहीं हुआ। 1913 के बाद वक्फ को ठीक से मैनेज करने के लिए अब तक कोई प्रकार का कानून नहीं बना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1913 के अंदर वो क्या चीजें यहाँ पर दी गई थी कि सब वक्त की संपत्ति मुख्य रूप से धर्म के लिए उपयोग में ली जानी थी, जिसका प्रबंधन वक्त प्रबंधन इसका कर रहा था, पर इतना वो प्रभावी नहीं रहा था। देश आजाद हो जाता है, 1954 के अंदर बनता है, उसमें संशोधन 1959 जाता है, 1964 के अंदर संशोधन किया जाता है, 1984 में किया जाता है। अंतत्वगत जो कठोरतम संशोधन जो होता है 1995 के अंदर होता है, उसकी क्या बात है? वक्त अधिनियम 1995 में क्या लिखा है?
मुसलमानों के लिए और अधिक अनुकूल बनाया गया। वक्त न्यायाधिकरण एक सिविल कोर्ट माना गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसके अंदर एक आयुक्त होगा जो राज्य, जिसमें क्या होगा कि एक जो मुस्लिम शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति उसके अंदर होगा, और वो जो निर्णय तय कर देंगे ट्रिब्यूनल, उस निर्णय के विरुद्ध आप राजस्थान के या भारत के किसी भी सिविल या फौजदारी न्यायालय में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, विशेष तौर से सिविल न्यायालय की यहाँ पर हम बात करते हैं। अब सरकार ने क्या किया कि भाई साहब, जो आपने यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु वाला जो कॉन्सेप्ट था कि ट्रिब्यूनल के अंदर, न्यायाधिकरण के अंदर जो मुस्लिम धर्मगुरु होंगे उनको हटा करके उसके स्थान पर वहां पर एक सरकारी आदमी अपॉइंटेड कर दिया है, ताकि मुख्य रूप से सुव्यवस्थित रूप से न्याय की धारा को बनाया जाए। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, जिसे भारत की मैं कहता हूं एक स्तंभ कहते हैं कि लोकतंत्र है, उसके अंदर ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि इस विषय को आप न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब तो लोकतंत्र का या संविधान की जो आधारभूत ढांचा है वह पहले ही ढह गया है, खत्म हो गया है। देश की सर्वोच्च अदालत के अंदर यदि किसी न्यायालय को किसी ट्रिब्यूनल द्वारा, छोटे से ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो किस प्रकार की स्वतंत्र न्यायपालिका है भाई आपके पास? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, पर यहां पर खुलेआम किया गया। सब ट्रिब्यूनल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट द्वारा किया जाना था, शक्तियों और कार्यों का किया जाना। तो इसके अंदर मैंने बता दिया कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई आपकी जमीन है और वक्फ बोर्ड को यह लगा कि यह जमीन औरंगजेब द्वारा इस गांव को दान में दी गई थी, यहाँ के व्यक्तियों को दान में दी गई थी, या औरंगजेब ने यह जमीन जो है किसी के लिए गई, और वहां से मान लो कोई हज जाने वाला व्यक्ति है या फिर वहां पर किसी ने नमाज पढ़ ली, तो वक्फ बोर्ड वाले आके कहेंगे कि देखो है ना, आज से लगभग 200 साल इस जमीन पर जो है हमारे किसी लोगों द्वारा नमाज पढ़ी गई थी, इसीलिए यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की मानी जाती। यही होगा इस हिसाब से। फिर मान लो वो व्यक्ति कहता है कि यार मैं कोर्ट जाऊं, वो कहता है कोर्ट नहीं, सब हमारा खुद का न्यायालय है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है वक्फ ट्रिब्यूनल, उसके अंदर आपको जाना है। तो खेत का मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जाता है, वक्फ ट्रिब्यूनल इस बात को मान लेता है क्योंकि उसके अंदर उन्हीं के तो लोग हैं कि साहब ये जो व्यक्ति है, इस हमने पाया इस स्थान पर कभी नमाज पढ़ी गई थी, इसलिए यह संपत्ति अल्लाह की है। एक तरह का जिहाद हो गया ना। इसका मतलब तो आप यह कह दोगे कि यहाँ इस भूमि पर मुगलों ने शासन किया और यहाँ हर जगह छोटी मोटी नमाजें पढ़ी गई, इसका मतलब संपूर्ण भारत आपका हो गया क्या? है? उसी बात इसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता। किस तरह का कानून बनाया भाई आप लोगों ने? एक तरफ स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की जा रही है, दूसरी तरफ आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। अगली बात करते हैं, न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम है, पक्षों पर बाध्यकारी होगा। न्यायाधिकरण ने, ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया भाई साहब वो फिक्स हो गया। कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई किसी भी सिविल कोर्ट के अधीन नहीं होगी। इस प्रकार हाँ, यदि कोई टेक्निकल टर्म्स आती है तो इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट को नहीं मानता। अगर सिविल कोर्ट को नहीं मानता तो भारत या तो लोकतंत्र नहीं है, और यदि लोकतंत्र है, यदि भारत में रहना है तो भारत की न्यायपालिका को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और इस प्रकार वक्त न्यायाधिकरण के निर्णय किसी भी सिविल कोर्ट से ऊपर होंगे। इसका मतलब है कि आप तो हमारी न्यायपालिका से ऊपर हो गए। और दूसरी बात यह कि आप इसको एक तय लिमिट के अंदर, लिमिटेशन नहीं है आपके पास। आज से 1000 साल पहले भी उस जमीन का किसी ने आपके उपयोग किया है। जैसे एक मामला आगे आएगा, मैं पहले बता देता हूँ। सूरत जो है, अपने सूरत की जो नगर निगम की बिल्डिंग है, वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा ठोक के यह कह दिया कि सूरत की नगर निगम की बिल्डिंग जो है उसका उपयोग हज यात्रियों द्वारा हज जाते समय किया जाता था, इसीलिए वह बिल्डिंग अल्लाह की हुई और वह वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, इसलिए यह बिल्डिंग ये हमारी है और सूरत नगर निगम इसको खाली करे। और एक भाई तो द्वारका चला गया, बोले हमारा है, आगे बात करेंगे इसमें। ये देखिए, क्योंकि वक्त के मामलों में संपत्तियों का स्वामित्व वक्त के अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है और संपत्ति को अल्लाह से वापस नहीं लिया जा सकता। एक संपत्ति यदि अल्लाह के पास चली गई तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई अपने
अल्लाह के प्रति आस्था रखते हुए कोई अपनी संपत्ति देता है, इसे सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक प्रसार के लिए। पर तलवार के दम पर, नोक पर और किसी कानून के दम पर, वोट बैंक के डराव के आधार पर इस प्रकार की चीजें किया जाना तो उचित नहीं है इस देश के अंदर। सीधा सीधा दोनों व्यक्ति मिलकर के इस संपत्ति को अल्लाह को हस्तांतरित कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इस तरीके से यदि कोई सहर्ष अपनी संपत्ति को अल्लाह को भेंट करता है तो उसे स्वीकार किया जाना, लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु वास्तविक चीजों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्त संपत्तियां हैं? वक्त पूरी संपत्ति इस्लाम के अंदर अलग अलग देश अब बात करते हैं 56 देशों की, कहां कहां पर नहीं है देख लीजिए भाई साहब। तुर्की के अंदर नहीं है, जहां पर मुसलमानों का खलीफा बैठा करता था, जो मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक गुरु हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था, उस देश के अंदर वक्त संपत्ति नहीं है। किस प्रकार की बात करते हैं आप? कमाल मुस्तफा पाशा जो अंतिम खलीफा हुआ आपका, तुर्की में बैठा करता था ऑटोमन साम्राज्य के अंदर, और वहां आपका वक्त संपत्ति नहीं है। भारत को आप कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है और खुद धर्म के आधार पर अपनी संपत्तियों को कब्जा करके बैठे, और ऊपर से यह कह रहे हैं कि हम इस वक्त कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। इस देश की संसद द्वारा लागू किया गया कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, ताल ठोक के स्वीकार करना पड़ेगा। आगे बात कीजिए, लीबिया आपका देश है, वहां पर नहीं है। मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जिसे आप बुर्का की बात करते हैं, वहां पर आपके पास वक्त नहीं है। क्यों भाई? वहां पर कोई दान देने वाला नहीं है, वहां पर जमीन नहीं है, स्वीकार करना पड़ेगा। ट्यूनीशिया और इराक, लो ये सारे देश तो आपके सारे इस्लाम को मानने वाले देश हैं। फिर यहां पर ऐसा क्यों कि भारत के अंदर हर चीज के अंदर उंगली करनी होती है आपको? इस्लामिक देश में वक्त नहीं है, हालांकि भारत में न केवल वक्फ बोर्ड है, सबसे बड़ी शहरी राजस्व भूमि शहरी भूस्वामी है, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से सुरक्षा वाला एक अधिनियम भी है। भारत इतना सहिष्णु देश है कि आपके पास आपका वक्फ बोर्ड भी है, आपके पास देश की तीसरी सबसे ज्यादा भूमि भी आपके पास है, और आपके पास एक अधिनियम भी है जो आपको इन समस्त संपत्तियों को प्रबंधन और सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भी आप कहते हैं ना जी हम इस कानून को नहीं मानेंगे, जबकि इस कानून के अंदर आम मुसलमान का कोई घट, आगे मैं उसमें और क्लियर करूंगा कि केवल पारदर्शिता बनाए रखिए। पहले उस वक्त संपत्ति का उपयोग केवल और केवल बड़े बड़े भूमाफिया उपयोग करते थे, कब्जा कर रखे थे, जबकि अभी पड़ा कि वक्त की संपत्ति का उपयोग केवल जन कल्याण के लिए होना चाहिए। उसका उपयोग जो है सभी मुसलमानों की शिक्षा के लिए होना चाहिए, सभी मुसलमानों के सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए, सभी मुसलमानों के स्वास्थ्य के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो देख लीजिए, सूडान के अंदर नहीं है, लीबिया के अंदर नहीं है, जॉर्डन के अंदर आपका नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, वक्फ बोर्ड कितना संपत्तियों पर नियंत्रण रखता है। भारत के अंदर वक्फ बोर्ड जो है 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित लागत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। मूल्य है सबसे बड़ी, इतनी तो पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है बेचारे की। वक्त संपत्तियों को अपरिवर्तनीय, हाँ एक बार वक्त हमेशा वक्त, ये वाली जैसे की संपत्ति अपरिवर्तनीय है, माने एक बार यदि कोई संपत्ति वक्त की हो गई, भले वो आज से 1000 साल पहले वक्त के रूप उपयोग में ली गई हो, आज भी वो मानी जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मान लीजिए किसी की कोई घर है, वो ये कह दे कि साहब इस जो घर का उपयोग जो है आज से 500 साल पहले, हालांकि उसमें टूटा फूटा रहा होगा, इसमें मुस्लिम सैनिकों द्वारा नमाज पढ़ी गई थी, और जहां पर नमाज पढ़ी जाती वह स्थान अल्लाह का है, और यह संपत्ति अल्लाह की हुई, इसलिए ये वक्फ बोर्ड की हुई, ये हमें सौंप दी जानी चाहिए। ऐसा ही दावा ठोक रहे हैं ये लोग। कहां पर? बेट द्वारका। अरे भाई भगवान कृष्ण की नगरी जिसमें द्वारका के अंदर अपनी शासन कर रही थी, उस समय तो इस्लाम था भी नहीं। अरे जब इस्लाम था भी नहीं तो संपत्ति आपकी कैसे हो गई? इसका मतलब तो इस कल आपके अंदर पूरे भारत के सारे मंदिर इस पर कब्जा करने की बात कर दोगे, कह दोगे वो, आप यह कह दोगे कि उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था, इसीलिए यहाँ पर मुस्लिम बंधु आए होंगे, और आने के बाद इसका मतलब ये संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के अधीन आती है।
इस प्रकार की तानाशाही इस लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता की आड़ के अंदर तो नहीं चलेगी। एक तरफ बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की और दूसरी तरफ बात करते हैं अलग अलग चीजों की। आपको धार्मिक शिक्षा का अधिकार भी चाहिए, आपको अपनी संपत्ति को धार्मिक रूप से मेंटेन करने का अधिकार भी चाहिए, और इस देश के कानून को आपको मानना भी नहीं है। तो ये भारत में नहीं चलेगा भाई, ये केवल सीरिया के अंदर चल सकता है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान में चल सकता है, भारत में नहीं चलेगा। अब बात करते हैं आगे मुकदमेबाजी और प्रबंधन। अच्छा ये क्या पढ़ रहे हैं, एक मिनट रुको। वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या क्या, उनकी बात अपन करें। पहला मुद्दा हमने देखा कि यदि कोई संपत्ति एक बार वक्फ की होगी तो वो हमेशा के लिए वक्फ की रहेगी, जिसकी वजह से बहुत सारी क्रिएट, यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण द्वारका वाला है, सूरत का भी आगे आ जाएगा, मैं बता दूंगा। मुकदमेबाजी और कुप्रबंधन, वक्त अधिनियम 1995 और इसके 2013 के कारण अतिक्रमण और स्वामित्व विवाद सबसे ज्यादा बढ़ा। 2013 के अंदर जो अधिनियम बनाया गया था उसकी धारा 40 के अंदर यह कह दिया गया कि वक्त चाहे तो किसी भी स्थान को यह कह सकता है कि वह वक्त की संपत्ति है, जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कागज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के सबूत की आवश्यकता नहीं है। यह औरंगजेब का राज नहीं है, स्वतंत्र भारत की, स्वयंभू भारत की लोकतंत्र व्यवस्था है यहाँ पर अभी, और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए प्लीज देश के अंदर अराजक माहौल नहीं बनाए, किसी का कोई घाटा नहीं होने वाला है। वक्त की अब तक की सारी संपत्तियां वक्त के पास ही रहेगी। इन्होंने क्या किया, सबसे बड़े मुकदमे चला दिए, जगह जगह मुकदमे चल रहे। सबसे बड़ा उदाहरण यदि अपन बात करेंगे तमिलनाडु के मंदिर की बात करते हैं, और कोई न्यायिक निगरानी नहीं है। अभी हमने बात की भाई साहब इनका खुद का ट्रिब्यूनल होगा जिसे आप न हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, न सिविल कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में। क्यों भाई, जब न्यायिक निगरानी नहीं है तो एक तरह की ये तो अपने हिसाब से कर रहे, न्यायाधिकरणों के निर्णयों को कोई न्यायिक निगरानी ही नहीं है, उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर। और प्रावधानों का दुरुपयोग, राज्य वक्फ बोर्डों के अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, जिससे समुदायों के बीच वैमनस्य, असंतोष पैदा हुआ। संपत्ति को लेकर वक्त संपत्ति के रूप में अधिग्रहित करने और घोषित करने के लिए वक्त अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया, जिसे हमने माननीय देश के गृह मंत्री जी ने बताया कि 39 लाख जो टोटल भूमि है एकड़, उसमें से केवल 21 लाख भूमि तो 2013 की धारा 40 जोड़े जाने के बाद उनकी हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने 2014 में उनकी सरकार नहीं आने वाली थी, इसलिए मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए धारा 40 जोड़ दी गई। केवल दबाव में आकर के ये चीजें नहीं चलेगी। इससे न केवल बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी हुई, बल्कि समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा हुआ, जिसके कई उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से। पहला है तमिलनाडु का तिरुचेतुरई गांव। इस गांव का मामला क्या है पहले पढ़ते हैं, फिर मैं पूरी स्थिति को क्लियर करता हूं। पहला है, तमिलनाडु के किसान राजगोपाल कर्ज चुकाने के लिए अपनी कृषि भूमि नहीं बेच पाए। देखो, खुद पे किसान पे बेचारे के पास कर्जा है राजगोपाल के पास, पर अपनी भूमि नहीं बेच पा रहा है। कारण देखिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनके पूरे गांव तिरुचेतुरई को अपनी संपत्ति बता दिया। किस आधार पर बताया वो देखिए, क्या गांव था। गांव को ऐतिहासिक रूप से 1956 में नवाब अनवरदीन खान ने वक्त के रूप में दान कर दिया था, और इस स्थिति में राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। पहले उदाहरण जो मैंने बताया वही यहाँ पर है कि तमिलनाडु के, और इस गांव के अंदर लगभग 1000 साल पुराना मंदिर भी बना हुआ है। अरे जब भाई तुम मुगल यहाँ आए भी नहीं थे उस समय से यह मत ठोक सकते। शरणार्थी बन के, लुटेरे बन के यहाँ आए, और उसके बाद ये कह रहे हो कि ये मंदिर भी हमारा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। शांति से रहो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। 1956 में जब नवाब ने, पहली बात तो यहाँ प्रश्न यह उठता कि जब देश आजाद हो गया था, देश 1947 में आजाद हो गया, तो 1956 के अंदर कौन सा नवाब है जिसने दे दिया? उसके तो अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था भाई, और अधिकार क्षेत्र में न होते हुए यदि कोई दे रहा है किसी को दान, तो ये तो इस्लाम में स्वीकार नहीं होता। मेरे पास स्टूडियो के अलावा कुछ चीजें है भी नहीं, तो मैं उसको दान कैसे कर सकता हूं? जब 1956 के अंदर देश आजाद हो चुका था,
तो उसके अंदर नवाब की इतनी औकात कैसे हो गई कि उसने पूरे गांव को दान में अंदर दे दिया था, और मान लीजिए दान में दे भी दिया था, तो आप उस पूरे गांव पर कम से कम इतनी नैतिकता तो आपके अंदर है कि आप उस पर दावा न ठोके। क्या होगा अब इसका? अति हमेशा खराब होती है। ये पूरा इस पे आपने कब्जा करने का प्रयास किया। ये धारा 40 का 2013, ये कांग्रेस की सच्चाई देख लीजिए यहां पर। अगर कांग्रेस 2013 में धारा 40 का प्रयोग न करती, हाँ हम कहते हैं यदि आपकी कोई संपत्ति है आप लाइए, कागज बताइए, उसके सोर्स बताइए, अपनी संपत्ति लीजिए, इस देश के संविधान में है और इस देश का संविधान आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सूरत नगर निगम का मामला ये भी देख लीजिए। गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की इमारत पर दावा किया कि वक्त के अनुसार मुगल काल के दौरान सूरत नगर निगम, मुगल काल के दौरान सूरत नगर निगम इमारत एक सराय थी, धर्मशाला थी। मुगल ये कह रहे हैं वैसा। हज यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान यह संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला दी गई थी। कोई मुगल काल की बिल्डिंग है, सराय के रूप में थी, धर्मशाला के रूप में थी, हज जाने वाले यात्री इसका उपयोग करते थे, अच्छी बात है। हालांकि 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो संपत्तियों को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत के अंदर जो संपत्ति थी उसको जो ब्रिटिश सरकार के पास में थी उन्होंने हैंड ओवर कर दी भारत सरकार को, नई बनने वाली सरकार को। इसीलिए इस इमारत वक्त संपत्ति बन गई। और जैसा कि वक्फ बोर्ड कहता है एक बार वक्त हमेशा वक्त। यहां पर आप खुद देख लीजिए मुसलमानों, क्या इस तरह की चीजें की जानी चाहिए क्या? एक तरफ आपके पास अपने ही मुस्लिम देशों के पास वक्फ बोर्ड नाम का कोई चीज नहीं है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश आपको वक्फ बोर्ड को कानूनी रूप से संरक्षण प्रदान कर रहा है, तो उसका अति उपयोग मत करिए। अति हमेशा खराब होती। ये वो सूरत वाली बिल्डिंग है जिसपे कहते हैं ये सराय थी, इस पे हमें कब्जा करना है, ये कुछ लिखा है। चलिए आगे प्रश्न बात करते हैं। पर चलिए से भेंट द्वारका द्वीप की बात करते हैं। यहाँ पर अभी हमने बात की कि वक्फ बोर्ड गुजरात उच्च न्यायालय ने एक आवेदन पत्र लिखकर देवभूमि द्वारका में 2 द्वीपों पर स्वामित्व पर दावा कर दिया। वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट को कहा कि वैसा 2 द्वीप है वो हमारे हैं। क्यों है? हैरान उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश ने आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और बोर्ड से अपनी याचिका को संशोधित करने के लिए कहा, यह सोचकर कि वक्त कृष्ण नगरी में जमीन पर दावा कैसे कर सकता है। भगवान कृष्ण की नगरी पर आप दावा कैसे कर सकते हो भाई? जब आपका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उस समय तो भगवान कृष्ण वहां पर राज कर रहे थे, वह भूमि आपकी कैसे हो गई? कम से कम इतनी नैतिकता तो आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। शिव शक्ति सोसाइटी सूरत बहुत ही खतरनाक ऐसी चीज है जिसे आप सबको इस बात को जानना चाहिए कि क्या मैटर है। सूरत में शिव शक्ति सोसाइटी में एक प्लॉट मालिक ने अपने प्लॉट को सूरत वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कराकर उसे मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान बना दिया और कहा लोग लगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में एक अपार्टमेंट किसी भी दिन सोसाइटी के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना मस्जिद में तब्दील हो सकता है अगर उस अपार्टमेंट का मालिक उसे वक्फ के रूप में दान करने का फैसला कर ले तो है। एक मिनट, चला गए भैया से। मान लीजिए आपने करोड़ रुपए के अंदर खरीदा है, बड़ी अपार्टमेंट अच्छी क्वालिटी की सोसाइटी के अंदर, और अब वहां आप अपने परिवार चाहते हैं। परंतु मामला यह होता है कि उस पूरी बिल्डिंग के मात्र 100 अपार्टमेंट है। एक कोई मुस्लिम बंधु आए अपार्टमेंट को खरीद लिया, मैं वक्फ बोर्ड को दान में, अपार्टमेंट के साथ साथ उस अपार्टमेंट के बाहर भी मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ी जाएगी और उसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर पूरा अपार्टमेंट पर दावा ठोक दिया जाएगा कि यह संपत्ति पूरी की पूरी वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड के अधीन आती है। तो मुझे बताइए क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? आप चाहते हैं कि आपके अंदर आपका करोड़ों रुपए खर्च करके लिया हुआ जो फ्लैट है वो ऐसे ही जाया चाहे,
हाँ, आप अपने घरों के अंदर करिए आपको। तो बिना सहमति के आपके अपार्टमेंट में या आपका अपार्टमेंट मत है, ये कांग्रेस की देन है, सच्चाई जान लीजिए। संवैधानिक वैधता वक्त अधिनियम में देश में केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों को विशेष अधिनियम है, बल्कि अन्य किसी धर्म के लिए ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है। दरअसल इसी सवाल को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वक्त की संवैधानिक वैधता को जोड़ी याचिका केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि केंद्र सरकार, आप इस तय करो कि इस देश के अंदर सभी, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो तो कम से कम केवल मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की संपत्ति के लिए इस प्रकार का कानून क्यों है। हमारे यहाँ तो हिंदू कोड बिल को आपके द्वारा खत्म कर दिया गया, हिंदुओं ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, आपका 3 तलाक खत्म किया गया, जो महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के हित में था, आपके द्वारा। बताइए कि किस मुसलमान की नागरिकता गई भाई उससे। अब आपके द्वारा वक्फ बोर्ड को न मानने का लिए किया जाए। वक्फ बोर्ड का है क्या मैटर, उसमें प्रबंधन को लेकर ही तो है। आगे देखिए, 2024 का जो विधेयक है, जिसे अगस्त 2024 के अंदर माननीय किरण रिजिजू द्वारा उसे पेश किया गया, बाद में जेपीसी को भेज दिया गया, जॉइंट पार्लियामेंट, जेपीसी ने उसका संशोधन किया, कई सारी चीजें मानी गई, कई नहीं मानी गई थी। ये जो कानून है ये मुसलमानों के हित में है, वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अधिनियम 1995 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, एकीकृत वक्त प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया को चेंज किया गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर एकीकृत प्रबंधन। वक्त का गठन, वह व्यक्ति वक्त घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। इस्लाम तो यही कहता है कि वक्त उसी से लिया जाए जो इस्लाम को मानता हो, जो कम से कम 5 साल इस्लाम को फॉलो करता हो, उसको प्रैक्टिस करता हो, इस्लाम धर्म को मानता हो, वह व्यक्ति स्वेच्छा से वक्त के लिए दान कर दिया जाता है। जो वक्त को दान करता है उसे हम वाकिफ के नाम से जानते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया कि घोषित की जाने वाली संपत्ति का मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। अब इसके अंदर और चीज बात करता हूं मैं। पहले वाला जो कानून था उसके अंदर यह कहा गया कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति है और उसके पास उसकी आने वाली पीढ़ी के अंदर वो लिख देता है कि साहब मेरी आने वाली पीढ़ी के यदि पुरुष संतान नहीं रहे तो उस वक्त मान लिया जाना चाहिए, वक्त संपत्ति के अंडर में आ जाना चाहिए। यहाँ पर महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। अब क्या होगा, मान लीजिए एक ये पुरुष है और उसकी 2 संतानें हैं, उनके वापस 4 संतानें हैं और उस 4 संतानों के अंदर जो है इसके अंदर पुरुष न होकर के, लड़का न होकर के चारों की चारों लड़की है, तो वह संपत्ति वक्त के पास नहीं जाएगी, क्योंकि लड़कियां इस बात का दावा कर सकती है कि हमारे हिस्से की जो भी संपत्ति है मैं दे दी जाए, बाकी बची संपत्ति यदि है तो वक्त के पास जा सकती है। यानी कहीं कहीं महिलाओं के हित में भी इस कानून, सरकार संपत्ति को वक्त माना जाएगा, वक्त के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्त नहीं मानी जाएगी। पहले आप सरकार कब्जा कर लेते हो, 4 ईंटें रख के कह देते हो कि ये हमारी जमीन है, बड़ी बड़ी सरकार की जमीनें आपने कब्जा कर ली, कैसे बिल्डिंगें बनाई, जहां पर अच्छे हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, जहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाए जा सकते थे, वहां पर कब्जा कर लिया गया जमीनों पर। आगे से ऐसा नहीं चलेगा, पहले इस पर कब्जा कर लिया वो वक्त मान लिया जाता था, परंतु वर्तमान के इस कानून के तहत यदि कोई संपत्ति पर कब्जा करता है तो कलेक्टर इस बात को तय करेंगे कि यह संपत्ति वाकई वक्त की है या फिर सरकार की। जब तक दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है तो संपत्ति को सरकार की संपत्ति माना जाएगा। साथ ही साथ के अंदर बाद के अंदर मान लीजिए संपत्ति घोषित हो जाती है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा और वक्त संपत्ति को वहां से हटा दिया जाएगा। कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा और वह सरकारी संपत्ति मानी जाती है वह राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट कर लेगा। यह निर्धारित करने का अधिकार की संपत्ति वक्त की है या नहीं, वक्त अधिनियम बोर्ड को यह जांच करने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि वक्त संपत्ति है या नहीं। विदेश प्रावधान को हटा दिया गया। पहले यह पता था कि यह संपत्ति वक्त की है या नहीं। मान लीजिए मैं जिस स्टूडियो के अंदर बैठा हूं उसको तय करना है कि संपत्ति किसकी है, तो वक्त बोर्ड ये तय करता ये संपत्ति हमारी है या नहीं, उसे मान लिया जाता था। तो इसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं था भाई, तानाशाह तो नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, न्यायपालिका है, स्वतंत्र है।
तो आप खुद ही तय कर लेते हो कि ये हमारी, और आपका खुद का न्यायालय है और आप वहां पर जाके ये कह देते हो कि सब हमारा ही सब कुछ है। ऐसे नहीं चलेगा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की आड़ के अंदर। तो ऊपर से आपने लोकतंत्र का चोला पहना है और दूसरी ओर आप बहुत कुछ चीजें कहना चाहते हैं। अब कलेक्टर तय करेगा कि संपत्ति किसकी है और किसके नहीं। वक्फ बोर्ड का सर्वेक्षण, हमने अभी कहा कि वक्त संपत्ति कितनी है, क्या है, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। कुछ उदाहरण आते हैं, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी वक्त की संपत्ति पर 5 मंजिला होटल बनी हुई, उसका किराया 1200 रुपए। इसका मतलब वह आम मुसलमान जो वक्त संपत्ति का हकदार है, उसके हक को किसने छीना? इन बड़े बड़े माफियाओं ने, धर्म के ठेकेदारों ने। अल्लाह तो यह कहते हैं, अल्लाह के ये कहते हैं कि उस संपत्ति पर अधिकार का है। उस रेवेन्यू जो पैसे जनरेट होंगे वो जन कल्याण के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए उपयोग में होता। यदि देश की आजादी के बाद में वक्त की संपत्तियों का सुव्यवस्थित रूप से उपयोग करके मुसलमानों के हित के अंदर कार्य किया जाता, तो मुझे लगता है कि मुसलमान इस देश की सबसे सुशिक्षित अल्पसंख्यक होते, जबकि सिखों, जैनों और बुद्धों ने कभी नहीं कहा। उनके पास खुद की संपत्ति जनरेट करने के लिए नहीं है। मैं उन सिखों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जहां गुरुद्वारा है वहां भंडारा है, और यदि सारे गुरुद्वारे खोल दिए, सिखों में इतनी ताकत है वो पूरे देश को खिला देंगे। गुरु गोविंद सिंह प्रणाम किया जाने योग्य है। दिल तलवार की नोक पे नहीं जीता जाता, काम करके जीता जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अधिनियम वक्त सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके बजाय अधिनियम कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य कानूनों का अनुसरण किया जाएगा। राज्य राजस्व कहने का अर्थ है कि पहले यदि कोई संपत्ति सर्वेक्षण करेगा कि ये संपत्ति रेवेन्यू जनरेट कितना करती है, कितना इसकी संपत्ति है, कितनी इसकी कॉस्ट है, तो वह करता कौन था? आयुक्त करता था, जो कि राज्य सरकार द्वारा पर्सनल अपॉइंटेड होता था, अलग से खर्चा करना पड़ता था। नए वाला कानून कहता है वैसा वैसा नहीं चलेगा। अब जो सर्वे करेगा वो कलेक्टर साहब करेंगे, और कलेक्टर साहब राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे। सर्वे को लेकर के यदि कोई लंबित मामले पहले से पड़े हैं तो उन पर भी नया वाला कानून लागू होगा। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद अधिनियम केंद्र वक्फ परिषद का गठन करता है। केंद्र राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्डों का सलाह देती है कि वक्फ प्रभारी केंद्रीय मंत्री परिषद का पदेनाध्यक्ष होते। अधिनियम के अनुसार परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। 1995 और 2013 का अधिनियम यह कहता है कि सदस्य मुस्लिम होना चाहिए, परंतु कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, जिसकी बजाय विधेयक में यह प्रावधान है वर्तमान में, पहले सारी मुस्लिम होने चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए, कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। और अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम नहीं होना चाहिए। यदि कोई सांसद वहां पर है, पॉलिटिकली अप्रोच से कोई वहां पर बंदा है, तो वह मुस्लिम नहीं होना चाहिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में कौन कौन मुस्लिम होना चाहिए? संगठन के प्रतिनिधि, मुस्लिम अलग अलग संगठन है, उनके प्रतिनिधि वक्फ बोर्ड परिषद के अंदर आ सकते हैं। इस्लामी कानून के विरुद्ध और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष मुसलमान होना कंपलसरी है, जिसके हाथ में पावर रही है तो अच्छी बात है मुसलमानों के लिए। मुस्लिम सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, तो कम से कम मुस्लिम महिलाएं होनी आवश्यक है। थोड़ा ये को टेक्निकल चीजें आ गई। वक्फ बोर्ड की बात यहां पर करें तो वक्त विधेयक राज्य सरकार को बोर्ड में उपयुक्त पृष्ठभूमि में से एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार देती है। उसमें मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें राज्य सरकार पहले अपॉइंट करती नहीं थी, अब एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी राज्य के वक्फ बोर्ड में। सरकार का जो प्रतिनिधि करेगा उसका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। और 2 गैर मुस्लिम सदस्य, शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों में कम से कम एक सदस्य होना जरूरी है। पहले शिया और सुन्नियों के लिए, विचारों के लिए वो तो कंपलसरी नहीं होता था, उनमें भूमाफिया हो जाते थे। और आगे बात की जाए, कम से कम 2 महिलाएं होनी उसमें जरूरी है। और थोड़ी आगे चलते हैं, इसमें वो मेन चीज कहाँ गई भी। हाँ, न्यायाधिकरण के आदेशों की अपील की जा सकती है। कहां पर की जा सकती है? पहले क्या होता था कि ये निर्णय अंतिम होता था, वक्त ट्रिब्यूनल जो कह देता वो फाइनल होता था, पर अब फाइनल नहीं है। अब इसको क्या कर सकता है? पीड़ित पक्ष आवेदन पर उच्च न्यायालय में अपनी विवेक से मामलों पर विचार कर सकता है। विधेयक में न्यायाधिकरण के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है।
और अब 90 दिन के भीतर भीतर आप उच्च न्यायालय के अंदर जाके कह सकते हैं कि माननीय जज साहब, मेरी ये जो संपत्ति है इस पर वक्त ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है, अतः मेरी संपत्ति को मुझे वापस दिलवाया जाए। यह हम न्यायालय के अंदर जाकर के कह सकते हैं। केंद्र सरकार की शक्तियां ये है कि वक्त पंजीकरण केंद्र सरकार कर सकती है, खातों की ऑडिट कर सकती है, कार्रवाई वक्त कार्रवाई ये छोड़ो, ये आगे की बात करते हैं। बोहरा और आगे खाने के लिए अलग अलग वक्त की बात की गई है। पहले केवल एक स्टेट के होता था और उस पर भूमाफियाओं का कब्जा होता था। अब मुझे बताइए कि यह कानून मुख्य रूप से पारदर्शिता लाता है कि साहब कितनी संपत्ति इससे जनरेट हो सकती है। मान लीजिए कोई 5 एकड़ जमीन किसी शहर के बीचों बीच में है और उस पर 5 स्टार 7 स्टार होटल बने हुए हैं। उस होटल से आप 1200 रुपए उससे तो किराया आना चाहिए 10 लाख, और उस 10 लाख रुपए का मुसलमानों की शिक्षा पर खर्च किया। एक अलग से ट्रस्ट बना करके हॉस्पिटल बना दो जिसपे हम तो कहते हैं मुसलमानों को दो, सुविधा दो, इससे आम मुसलमान का तो भला होगा। पर बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि कब्जा तो उन्हीं ने किया गया। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब 3000 करोड़ की संपत्ति पर जो वक्त की है उस पर आप पर्सनल कब्जा करके बैठे हैं तो आपकी आग लगेगी ही। और वक्त बोर्ड जो है उसे कभी बेचा नहीं जा सकता क्योंकि वो अल्लाह का उसका मालिक होता है। और कई जगह वक्त की संपत्तियों को बेचा गया, इसका मतलब आप जिन लोगों ने वक्त की संपत्ति को बेचा है वो तो अल्लाह को नहीं मानते हैं, उन्हें अल्लाह का डर नहीं है। यदि वो अल्लाह को मानते तो अल्लाह की संपत्ति को वो कतई नहीं बेचती। ये भी आम मुसलमान को जानना। साथ ही साथ आप मुसलमान को यह भी जानना कि कम से कम आप खुद ये डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर कि हमारे यहाँ पर कहाँ पर उस संपत्ति से कितना धन आ रहा है और उस धन का कहां पर हो रहा है। यदि यह आप देखते हैं तो इसमें किस बात का घाटा है, आप ही का फायदा है। आप इसे स्वीकार करिए। के बाद आप इंटरनेट से वक्त अधिनियम की पीडीएफ निकालिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको खुद समझिए, तब जाकर के सरकार के विरुद्ध धरना दीजिए। यदि आपको लगता है वो गलत है तो नहीं देना चाहिए। आपको बदलाया जा रहा है, आपको भीड़ तंत्र में शामिल करके केवल आपका उपयोग किया जा रहा है नेताओं द्वारा खुद के स्वार्थ के लिए। इसीलिए इस भीड़ तंत्र से बचिए। आपके हित के अंदर जो भारत सरकार द्वारा कानून लाया गया है उसे स्वीकार करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।